सो वेलकम। ये सेकंड पार्ट है 2018 वाले का। छूट गए थे हमारे क्वेश्चंस कुछ, तो स्टार्ट करते हैं विद द 11th क्वेश्चन। आइडियल ऑटो साइकिल एंड एन आइडियल डीजल साइकिल। ठीक है, मतलब एयर स्टैंडर्ड ऑटो और डीजल साइकिल में क्या दे रखा है उन्होंने, दोनों का मैक्सिमम टेम्परेचर सेम है। ठीक है, और दोनों इक्वली हीट रिजेक्ट कर रहा है। ऑल्सो द वर्किंग फ्लूइड एंटर एट द सेम स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट भी दोनों की सेम है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट देयर इफिशियंसी। तो क्या क्या सेम है, मैक्सिमम टेम्परेचर सेम है, दोनों इक्वल अमाउंट में हीट रिजेक्ट कर रहा है, और जो इनिशियल स्टेट है वो सेम है। ठीक है, तो इसको दूसरे पेज पे करते हैं हम। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी इज नथिंग बट 1 माइनस क्यू एल बाई क्यू एच, मतलब क्यू रिजेक्टेड बाई क्यू इनपुट, क्यू आउटपुट बाई क्यू इनपुट। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि मतलब हीट रिजेक्शन दैट इज क्यू एल तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, क्यू एच। तो जिसका क्यू एच सबसे मतलब ज्यादा होगा उसका ये वाला फैक्टर क्या होगा, कम होगा, मतलब उसके लिए नीटा की वैल्यू मतलब एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी हमें क्यू एच पता करना है। तो गिवन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम टीएस प्लॉट मतलब टीएस डायग्राम पर प्लॉट करेंगे दोनों साइकिल को, और वहां से कंक्लूजन पे पहुंचेंगे एक। दिस इज एस। ठीक है, इनिशियल स्टेट सेम, पहले ऑटो साइकिल बना लेता हूं मैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4। 1 से 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 इज आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 से 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और 4 से 1 क्या है, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई ऑटो साइकिल। लेट मी ड्रॉ द डीजल साइकिल विद डिफरेंट कलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब आपको एक और बात पता होगी कि टीएस प्लॉट पे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, तो सपोज ये किसका स्लोप है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या होनी चाहिए, मतलब डीजल साइकिल में क्या होता है, सारी प्रोसेस सेम होती है, बस एक प्रोसेस कौन सी डिफरेंट होती है, हीट एडिशन वाली। तो हीट एडिशन डीजल साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, तो टीएस डायग्राम पर उसका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर वाला लाइन का स्लोप कम होगा एज कम्पेयर टू ये जो 2-3 वाला लाइन है, उसके कंपैरिजन में जो स्लोप होगा मतलब डीजल साइकिल वाले प्रोसेस का वो कम होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन एक और कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मतलब वो सेम स्टेट तक कॉम्प्रेस हुए, मतलब प्रेशर रेशियो सेम है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर रेशियो के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको। अगर हमने यहाँ से चालू किया तो क्या होगा, देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं और एक कंडीशन दे रखी है गिवन वाली की मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर वाली लाइन को यहाँ पे कट किया इसने। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो सपोज दिस इज द प्रोसेस, देन और अगर हमें सेम इनिशियल स्टेट आनी है विद अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें इसी लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, आखिरी में तो बिकॉज इनिशियल स्टेट तो सेम है, इसके अलावा और किसी लाइन पर हमें क्या बोलते हैं, उसको सेम इनिशियल स्टेट नहीं मिलेगी। अगर इसके अलावा हम नीचे आके ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज हमें गिवन इसमें दे रखा है कि हमें इनिशियल स्टेट सेम रखनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से ट्रेस बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है कि जो टीएस प्लॉट के अंडर का एरिया होता है, मतलब प्रोसेस कर्व के अंडर का, वो क्या देता है हमें, हीट देता है, हीट ट्रांसफर देता है। तो ये 4 से 1 के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ऑटो साइकिल में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू डीजल साइकिल। लेकिन ये कब है, अगर हम क्या बोलते हैं 2 से चालू कर रहे हैं तब। ठीक है, लेकिन गिवन वाली कंडीशन क्या है कि हीट रिजेक्शन दोनों में सेम है, और अगर हम 2 से चालू करते हैं तो हीट रिजेक्शन दोनों में सेम नहीं आता है, तो हम 2 से चालू नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा और फिर दूसरी कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, जो कहां पर कट करे,
जो मैक्सिमम टेम्परेचर को कट करे 3 पर, और बाकी सब सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब क्या था। तो सॉरी इसको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब प्रेशर रेशियो डीजल साइकिल में हमें ज्यादा मानना पड़ेगा अगर ये जो गिवन कंडीशन है वो सारी मीट करनी है। तो उसके लिए थोड़ा ऊपर जाके फिर कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन बनाएंगे इस तरीके से कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर को कट करे, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के कंपैरिजन में क्या है, कम है, बिकॉज दिस इज पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दिस इज वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्लोप वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से कम है, ठीक है। और यहाँ से क्या दिख रहा है, मतलब ये जो 2 से 3 प्रोसेस है वो डीजल साइकिल की है, और उसके अंडर का एरिया क्या दे रहा है, हीट इनपुट, ठीक है, दैट इज हीट एडिशन एट हाई टेम्परेचर। तो Q2-3 मतलब QH फॉर डीजल इज मोर देन QH फॉर ऑटो, क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। तो जब ये है तो ये वाली क्वांटिटी मतलब डीजल के लिए बड़ी है, तो इफिशियंसी भी क्या होगी, डीजल के लिए बड़ी होगी, मतलब इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज ग्रेटर देन ऑटो साइकिल फॉर दिस, मतलब ये सारी कंडीशंस के लिए। तो सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिवर्सिबल हीट इंजन। तो क्या दे रखा है उन्होंने कि रिवर्सिबल इंजन रिसीव्स 75 kg पर सेकंड ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 750 केल्विन। तो एक हीट इंजन है, ठीक है, लाइक दिस, उसको हीट सप्लाई कर रहा है एक रिजर्वायर विच इज एट 750 केल्विन एंड इट इज सप्लाइंग 75 किलो जूल पर सेकंड, मतलब 75 किलो वाट, या जो दे रहा, मतलब किलो जूल पर सेकंड इज नथिंग बट किलो वाट, ठीक है। और उससे वर्क आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, वर्क आउटपुट इज 12 किलो वाट, and heat is rejected to two reservoir, say Q1 at 650 and Q2 at 550, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक हीट इंजन है जिसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं 75 किलो वाट, और जिससे वर्क आउटपुट मिल रहा है हमें 12 किलो वाट, और वो हीट रिजेक्ट कर रहा है टू द रिजर्वायर 650 और 550 केल्विन। तो हमें क्या निकालना है कि द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द रिजर्वायर एट 650 केल्विन, मतलब 650 को कितनी हीट रिजेक्ट किया वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट फॉर साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, नेट हीट ट्रांसफर कितना हुआ, 75 माइनस Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट, ठीक है ना, इतना नेट हीट ट्रांसफर हुआ एंड इट इज इक्वल टू नेट वर्क डन दैट इज 12, ठीक है। तो 75 माइनस 12 इज नथिंग बट 2363, सो Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू 63, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट लॉ से एक इक्वेशन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। अभी सेकंड लॉ का यूज करेंगे दैट इज क्लॉसियस इनइक्वालिटी, और ये सब रिवर्सिबल है तो दैट इनइक्वालिटी विल टर्न इनटू इक्वालिटी, दैट इज डेल क्यू बाय टी विल बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। और फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस ये इक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हीट इंजन पे 75 किलोवाट रिसीव हो रही है, इसको ऐसे देख सकते हैं कि थर्मल रिजर्वायर जो है ये 75 किलोवाट लूज कर रहा है, ठीक है, दैट इज 75 बाय 750। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो माइनस माइनस क्यों, बिकॉज ये थर्मल रिजर्वायर लूज कर रहा है, प्लस Q1 बाय 650 प्लस Q2 बाय 550, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन, और यहाँ से आ जाएगा पहला इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप Q1 के लिए, तो आपका रेट ऑफ हीट रिजेक्शन 650, मतलब Q1 ही निकालना है ना हमें, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी फॉर क्वेश्चन नंबर 12, लेट मी चेक, दैट इज D। तो D इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, गैस ओबेज द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ स्टेट P, मतलब कोई एक गैस है
जो ये इक्वेशन फॉलो कर रही है, जैसे मतलब आइडियल गैसेस पीवी इज इक्वल टू एमआरटी फॉलो करता है, वैसे एक सर्टन गैस है जो ये वाला इक्वेशन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो वेयर वी बार इज अ मोलर वॉल्यूम, ए एंड बी आर कांस्टेंट, और ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सीपी दे रखा है, प्रेशर बार में दिया है, टेम्परेचर दिया है, द वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। तो जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इज नथिंग बट म्यू जेड टी इज इक्वल टू डो टी बाई डो पी एट कांस्टेंट एच, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, क्या हो जाता है ये, इट इज 1 बाय सी पी डो वी बाय डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर टाइम्स टी माइनस वी, ठीक है। तो ये है जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, इस तरीके से लिखते हैं हम इसे किसी भी जनरल सब्सटेंस के लिए। इसका डेरिवेशन मैंने करा के रखा है, तो फालतू इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी जाके देख लेना अगर देखना होगा तो जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें क्या करना है, बस हमें सारा कुछ वॉल्यूम के टर्म में, मतलब वॉल्यूम, इस इक्वेशन को टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के, ठीक है। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस वी करेंगे और सारी वैल्यूज रखेंगे, जैसे सीपी दे रखा है, टी दे रखा है, मतलब सब कुछ दे रखा है आपका। और क्या नहीं दे रखा है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम अननोन होगा, ठीक है, वॉल्यूम नहीं दिया है। तो इस इक्वेशन में ये सारा कुछ पुट करने के बाद, ठीक है, टी दिया है उन्होंने, पी दिया है, तो सब कुछ पुट करेंगे आप, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा। और ये सीपी भी सब मोलर बेसिस पे रखना है, बिकॉज यहाँ सब मतलब सीपी मोलर बेसिस पे दिया है, तो वी भी हमें मोलर बेसिस पे ही रखना है, ठीक है। इट इज नथिंग बट वी बार। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपका म्यू जे टी मतलब जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज बी, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है का क्या मतलब है, देखिए प्रेशर तो ड्रॉप होता ही है थ्रॉटलिंग में, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। मतलब इस गैस के लिए अगर हम, मतलब इस गैस के लिए 1 से 2 में अगर जा रहे हैं हम, मतलब स्टेट चेंज में, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। ये निगेटिव आने का वो मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन आइडियल रैंकाइन साइकिल स्टीम एंटर द टर्बाइन एट 10 मेगापास्कल एंड 500 डिग्री सेल्सियस, एंथैल्पी और एंट्रोपी दे रखी है। इट इज कूल्ड इन अ कंडेंसर एट अ प्रेशर ऑफ 10 kPa एट 10 kPa, मतलब 10 kPa पे प्रॉपर्टी वैल्यू दे रखी है उन्होंने सारी, HF दिया है, HG दिया है, SF दिया है, SG दिया है। देन द हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर इज, तो कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट हुई वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले आइडियल रैंकाइन साइकिल दिखती कैसी है वो देख लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज आवर टीएस प्लॉट, पेपर डो में, सपोज दिस इज एंट्री टू द टर्बाइन, ये वाला स्टेट पॉइंट 1, और ये एग्जिट फ्रॉम द टर्बाइन और एंट्री टू द कंडेंसर, ठीक है। और 2 से 3 जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, कंडेंसर में हो रही है। तो टीएस प्लॉट के अंडर का एरिया क्या देता है हमें, हीट ट्रांसफर। तो एरिया अंडर 2-3 विल गिव अस हीट ट्रांसफर, मतलब टी डी एस, ठीक है। बिकॉज टी क्या दे रखा है उन्होंने, टी नहीं दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो इससे तो नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे कि H3 पे तो हमें एंथैल्पी पता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू HF एट 10 किलोपास्कल, ठीक है। तो H2 पर हमें एंथैल्पी नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आइडियल रैंकाइन साइकिल है ये। तो जो स्टेट पॉइंट 1 पे एंट्रोपी होगी वही स्टेट पॉइंट 2 पे एंट्रोपी होगी, दैट इज S1 विल बी इक्वल टू S2 बिकॉज 1 to 2 इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो S2 किसके बराबर होगा, S2 है वेट वेपर रीजन में, तो S2 कैन बी रिटर्न एज SF प्लस X टाइम्स SG माइनस SF, ठीक है। इतना तो पता होगा आपको। देन यहाँ से S2 पता है हमें, क्योंकि हमें S1 पता है और S1 S2 बराबर है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, X की वैल्यू निकल के आ जाएगी। X मतलब क्या, क्वालिटी, ठीक है। तो स्टेट पॉइंट 2 पर जब हमें स्टीम की क्वालिटी पता चल गई, तो क्वालिटी पता चलने के बाद क्या हो जाएगा, वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी एट पॉइंट 2 विच इज इक्वल टू HF प्लस X टाइम्स HG माइनस HF, ठीक है। तो एक बार ये आ गया तो क्या हो गया, हीट ट्रांसफर इन कंडेंसर इज नथिंग बट इक्वल टू H2 माइनस H3, सिंपल। तो यहाँ से हमें H2 पता चल गया, H3 इज नथिंग बट इक्वल टू HF,
एट 10 किलो पास्कल, ठीक है। तो वो सारा कुछ पता चल गया, हमें जस्ट वैल्यू रखनी है। तो 14 के लिए आपका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीथेन एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैल्यू, एक मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीथेन एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैल्यू ऑफ 0.9 एट अ रिड्यूस प्रेशर, मतलब मीथेन की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखा है 0.9 एट रिड्यूस प्रेशर दिस मच एंड टेम्परेचर दिस मच, रिड्यूस टेम्परेचर। तो रिड्यूस प्रेशर क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ डायमेंशनलेस प्रेशर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय P by PCR, where P is a pressure at any state and PCR is a critical pressure for that substance, ठीक है। Similarly reduced temperature is T by TCR, ठीक है, same meaning। For propane the critical temperature and pressure are this much, तो प्रोपेन के लिए इन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर दिया है, and take R that is universal gas constant is this much। Applying the principle of corresponding state, तो प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट अप्लाई करने के बाद प्रोपेन का मोलर वॉल्यूम क्या आएगा एट द सेम रिड्यूस प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक। तो एट द सेम रिड्यूस टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर सेम है, और प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट अप्लाई किया हमने, तो उससे क्या हो जाएगा? तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है मीथेन के लिए, तो प्रोपेन के लिए भी क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, ठीक है। तो Z विल बी 0.9। तो वी नो दैट फॉर रियल गैस PV इज इक्वल टू ZRT, where V bar is a molar volume, ठीक है। तो what we will do, where P and T are the pressure at a given state, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम? P by PCR is 1 and T by TCR is 1.5, ठीक है। तो P will be equal to PCR and T is equal to 1.5 टाइम TCR, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू रखेंगे हम और टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे। PCR is this much 42.48 बार, तो इसको किलो पास्कल में रखेंगे हम, दैट इज 42.48 इंटू 10 का पावर 100, मतलब इंटू 100 किलो पास्कल हो जाएगा, नहीं है। और V बार हमें निकालना है, Z इज 0.9 फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट और सेम रिड्यूस टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, और R इज 8.314 और टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 369.8, ठीक है। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज 15 के लिए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। अवर रिजिड इंसुलेटेड वेसल इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट बाय अ पार्टीशन। तो एक वेसल है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, वो क्या है? रिजिड है, मतलब पीडीवी वर्क नहीं होगा, और इंसुलेटेड है, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। तो एक पार्ट में क्या है? 12 kg ऑफ ऑक्सीजन है एट 200 किलो पास्कल एंड 280 केल्विन, और दूसरे पार्ट में क्या है? 26 kg ऑफ CO2 है एट 260 केल्विन। स्पेसिफिक हीट इन किलोजूल पर केजी केल्विन, मतलब मास बेसिस पे दी है उन्होंने फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। तो ऑक्सीजन की ये स्पेसिफिक हीट है और CO2 की ये है। इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड एंड गैसेस आर अलाउड टू मिक्स, कंसिडरिंग बोथ द गैसेस आर आइडियल, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का, वो पूछा है। तो हम जब यहाँ पर एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज E in माइनस E आउट इज इक्वल टू U2 माइनस U1 और U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। ये होगा हमारा एनर्जी इक्वेशन। तो एनर्जी अंदर आ रही है किसी फॉर्म में, ये तो इंसुलेटेड है और रिजिड है, ठीक है। तो एनर्जी किसके फॉर्म में अंदर आ सकती है? या तो हीट या वर्क, ठीक है। तो हीट तो अंदर आ ही नहीं सकती और वर्क भी नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब बाउंड्री वर्क नहीं हो सकता और कोई अदर वर्क दिया नहीं है। तो E इन 0 हो जाएगा और हीट बाहर नहीं जा सकती और पीडीवी वर्क हो नहीं सकता और कोई वर्क मिल नहीं रहा है सिस्टम से किसी और तरीके से, तो E आउट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? U फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है? ये कंपार्टमेंट हम, मतलब ये जो कंपार्टमेंट है इसको निकाल रहे हैं हम और दोनों गैसेस मिक्स हो रही है। तो UF फॉर आइडियल गैस इज नथिंग बट CV टाइम्स T, ठीक है। U फॉर आइडियल गैस एट एनी स्टेट, तो U फाइनल क्या हो जाएगा? CV मिक्सचर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इज M फाइनल CV मिक्सचर इंटू T फाइनल, ये हो जाएगी फाइनल। और इनिशियली क्या था? M ऑक्सीजन, CV ऑक्सीजन, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस M CO2, CV ऑफ CO2 प्लस T CO2,
ठीक है, तो ये हो गया आपका एनर्जी बैलेंस। तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम क्या है निकालने का, एमएफ तो आ जाएगा, फाइनल मास क्या हो जाएगा, दोनों के मास का सम, दैट इज 26 + 12, 6 2 8 38। तो एमएफ इज नथिंग बट 38। सीबीओ दिया है, एमओ दिया है, टीओ दिया है, एमसीओ2 दिया है, सीबी मतलब CO2 दिया है और टीसीओ2 दिया है। तो यहाँ पर सब अननोन है, सिर्फ एक अननोन है, सीवी मिक्सचर। तो सीवी मिक्सचर कैसे निकालेंगे हम, वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट फॉर मिक्सचर्स। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मास बेसिस पे है तो सीवी मिक्सचर इज समेशन XI CVI। अगर मोल बेसिस पे है तो सीवी मिक्सचर इज समेशन YI CVI। तो मास बेसिस के लिए दिस XI इज नथिंग बट मास फ्रैक्शन और मोल बेसिस के लिए दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मास बेसिस पे है तो हम क्या निकालेंगे, मास फ्रैक्शन, और इसको एक्सपांड करके लिखेंगे तो कैसा आएगा, सीवी मिक्सचर इज XO2 CVO2 प्लस XCO2 CVCO2। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन ऑफ O2 इज नथिंग बट मास ऑफ O2 अपॉन टोटल मास, एंड मास फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज नथिंग बट मास ऑफ CO2 बाय टोटल मास। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मास फ्रैक्शन आ जाएगा दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा मिक्सचर का क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट। तो ये सारी चीजें जब आ गई और हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ली, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 वी आर गेटिंग आंसर इन द रेंज। इसकी रेंज क्या आ रही है, इधर जगह बची है, इधर लिख देता हूँ मैं। इट इज इन द रेंज ऑफ 332.5 से लेके 336.5 तक। ठीक है, इस रेंज में आपका आंसर आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर का। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वेट सेकंड। तो क्या दे रखा है इन्होंने इस क्वेश्चन में, मॉइस्ट एयर हैविंग 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंटर स्टेडी फ्लो एयर कंडीशनिंग यूनिट। सो सपोज दिस इज आवर एयर कंडीशनिंग यूनिट, यहाँ पर मॉइस्ट एयर एंटर कर रही है, दिस इज आवर स्टेट 1। ठीक है, at 102 kPa and 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, then the volume flow rate of moist air entering the unit is 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इन्होंने जिस हिसाब से आंसर दिया है उस हिसाब से इसको ड्राई एयर का वॉल्यूम फ्लो रेट बोलना चाहिए था उन्होंने, मतलब एक्यूरेटली, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो हमें इसको ड्राई एयर का वॉल्यूम फ्लो रेट समझ के ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, द मॉइस्ट एयर लीव्स द यूनिट एट 95 kPa, दैट इज स्टेट 2 दे रखा है उन्होंने, 95 kPa and 15 degree Celsius with a relative humidity 100%, and liquid condensate, that is liquid state 3, liquid condensate leaves the unit at 15 degree Celsius। ठीक है, for air specific heat at constant pressure is this much and specific gas constant is this much, and neglecting heat leakage to the surrounding, the magnitude of heat extracted from the air stream। तो कितनी हीट एयर स्ट्रीम से निकाली वो निकालना है हमें, क्यू आउट। ठीक है, इन किलोवाट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वी नो दैट एंथैल्पी ऑफ अ मॉइस्ट एयर इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, दैट इज m डॉट a इंटू HA प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, दैट इज m डॉट V इंटू Hg। ठीक है, तो एंथैल्पी जो रहती है मॉइस्ट एयर की वो दो पार्ट में रहती है, एक ड्राई एयर का, एक वाटर वेपर का। ठीक है, तो इसको पर केजी ऑफ ड्राई एयर बेसिस पे हम लिखेंगे तो कैसा आएगा, H/m इज नथिंग बट HA प्लस m डॉट V Hg। ठीक है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट दैट गिवन स्टेट। तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर कैन बी रिटन एज Cp टाइम्स T एट दैट स्टेट एंड इट इज m डॉट V टाइम्स Hg। और सॉरी गलत हो गया है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम m डॉट से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू ओमेगा, दैट इज ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो H इज नथिंग बट CPT प्लस ओमेगा H। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, अभी ये जब पता चल गया हमें एंथैल्पी कैसे लिखते हैं, तो दूसरा काम बचता है हमारा एनर्जी बैलेंस लगाना। तो स्टेडी फ्लो है,
तो स्टेडी फ्लो में क्या हो जाएगा, ई डॉट इन इज इक्वल टू ई डॉट आउट, ई डॉट इन इज इक्वल टू ई डॉट आउट। तो वो अंदर क्या क्या आ रही है, अंदर आ रही है मॉइस्ट एयर, और उसको क्या बोलेंगे हम, चलिए सबको मतलब H1, ठीक है, यहां से H1 आ रही है प्लस और कुछ अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, और बाहर क्या जा रहा है H3, H3 क्या है, लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड बाहर जा रहा है, मतलब m.3 टाइम्स H F एट स्टेट 3, ठीक है, मतलब लिक्विड इज नथिंग बट सैचुरेटेड लिक्विड, तो जो बाहर जाएगा उसकी एंथैल्पी इज नथिंग बट HF, ठीक है, एट दैट गिवन टेम्परेचर, और उसका मास फ्लो रेट इज m3, वो निकालेंगे हम। और क्या है, हीट आउट जा रही है, हीट बाहर जा रही है, प्लस और क्या बाहर जा रहा है, स्टेट 2 पर जो एंथैल्पी है वो बाहर जा रही है, ठीक है, स्टेट 2 पर जो मॉइस्ट एयर है उसके साथ, मतलब जो एनर्जी बाहर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, दैट इज नथिंग बट H2, ठीक है, सो इट इज H बाय ma, m डॉट ए। तो इसको हम एंथैल्पी को लिख सकते हैं, इट इज m डॉट ए CPT प्लस ओमेगा m डॉट ए टाइम्स Hg, ठीक है, इसको m डॉट ए से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो इट विल बी m3, और इट इज एट स्टेट 1, सो इट इज T1 एंड Hg1 प्लस m डॉट 3 HF3 प्लस Q आउट प्लस m डॉट ए CP T2 and it is at state 1, omega at state 1, omega 2 m dot a and Hg2, और m dot a is not going to change from 1 to 2, ठीक है ना, ड्राई एयर का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है स्टेट 1 मतलब प्रोसेस के दौरान, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देन बाद में ऊपर वाले को इरेज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इस एंटायर इक्वेशन को क्या करेंगे हम, m डॉट ए से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी CPT1 प्लस ओमेगा 1 टाइम्स Hg1 इज इक्वल टू m डॉट 3 बाय m डॉट ए HF3 प्लस Q आउट बाय m डॉट ए प्लस CPT2 प्लस ओमेगा 2 Hg2, ठीक है, तो दिस इज आवर गवर्निंग इक्वेशन। तो यहां से देखते हैं क्या क्या अननोन है और वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो CP नोन है, T1 नोन है, और यहाँ पर इस इक्वेशन में T1 क्या रखते हैं हम, डिग्री सेल्सियस में ही रखते हैं, ठीक है, ये एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, अदरवाइज मतलब यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे तो केल्विन में भी रखेंगे तो सेम ही आ जाएगा, बट जनरली डिग्री सेल्सियस में ही रखना होता है इस इक्वेशन में टेम्परेचर को। और ओमेगा 1 नोन नहीं है, तो ओमेगा 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0.622 PV1 अपॉन PT1 माइनस PV1, वेयर PV1 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट स्टेट 1 और PT1 इज टोटल प्रेशर एट स्टेट 1। तो टोटल प्रेशर एट स्टेट 1 इज 102, और PV1 कैसे निकालेंगे, हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है phi इज इक्वल टू PV1, phi1 इज इक्वल टू PV1 अपॉन Psat1, एंड स्टेट 1 इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेशन प्रेशर इज दिस मच, तो यहाँ से PV1 आ जाएगा हमारा, दैट इज Psat1 इंटू phi1, ठीक है, तो PV1 आ गया हमारा, PT नोन है, तो यहाँ से ओमेगा 1 आ जाएगा, ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, ओमेगा 1 निकाल लिया। सिमिलरली हम ओमेगा 2 निकाल लेंगे, कैसे, जैसे ये प्रोसेस फॉलो किया, फाई नोन है हमें, जब फाई नोन है तो फाई नोन है, फाई है तो फाई से हम PV2 निकालेंगे, फाई 2 नोन है, फाई से PV2 निकालेंगे, PV2 से हम ओमेगा 2 निकालेंगे, ठीक है, तो ओमेगा 2 भी क्या हो गया हमें नोन, तो ओमेगा 2 भी नोन है हमें, एंड Hg1 इज नथिंग बट स्टेट 1 पर जो Hg है दैट इज नथिंग बट Hg1, एंड Hg2 इज नथिंग बट स्टेट 2 पे जो Hg है दैट इज Hg2,
और H3 क्या आ जाएगा, H3 इज मेकअप वाटर, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर लीव कर रहा है कंडेंसेट, उसका मतलब वो जो सैचुरेटेड लिक्विड है उसकी एंथैल्पी, ठीक है। तो दिस इज HF3, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस वाला। तो HF3 भी क्या है, नोन है हमें। तो एक और अननोन क्या हो गया हमारा, एक हो गया एम डॉट ए और एक हो गया एम डॉट थ्री बाई एम डॉट ए। तो मास बैलेंस से क्या आ जाएगा, दैट इज मास ऑफ वाटर वेपर एट स्टेट 1, ये अंदर आ रहा है, और बाहर क्या जा रहा है, मास ऑफ वाटर वेपर एट स्टेट 2 प्लस मास ऑफ लिक्विड एट स्टेट 3। सो एम डॉट थ्री विल बी इक्वल टू एम डॉट P1 माइनस एम डॉट B2, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया आपको कि एम डॉट थ्री कैसे आएगा। तो जब एम डॉट थ्री आ गया और उसको हमने एम डॉट ए से डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो एम डॉट थ्री बाई एम डॉट ए विल बी इक्वल टू ω1 माइनस ω2, ठीक है ना। मतलब मास ऑफ वाटर वेपर पर केजी मास ऑफ ड्राई एयर इज नथिंग बट इक्वल टू ह्यूमिडिटी रेशियो। तो यहाँ से हमारी एम डॉट थ्री बाई एम डॉट ए की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें ω1 और ω2 नोन है, तो ये भी पता चल गया हमें, ठीक है। तो सब कुछ पता चल गया हमें। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, Q आउट बाय एम डॉट ए। लेकिन ये Q आउट है किलोवाट में, और ये है क्या बोलते हैं उसे हम, केजी पर सेकंड में, ठीक है। ये ड्राई एयर का मास फ्लो रेट, लेकिन हमें ये पता नहीं है, और जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हमें Q आउट नहीं मिलेगा किलोवाट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एम डॉट ए निकालना पड़ेगा। तो एम डॉट ए कैसे निकालेंगे, हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू एम डॉट ए RT, ठीक है। तो P ऑफ ड्राई एयर इज नथिंग बट टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट स्टेट 1, ठीक है। और वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है उन्होंने स्टेट 1 पे, इट इज 0.1। मास फ्लो रेट निकालना है, आर ड्राई एयर का तो 0.287 वही है हमेशा से, और टेम्परेचर एट स्टेट 1 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 303 केल्विन, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपका एम डॉट ए भी आ जाएगा, और एम डॉट ए आने के बाद आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी सारी, सब कुछ निकालने के बाद। तो आपका इसकी रेंज दे रखी है 3.01 से लेके 3.07 तक। तो 3.05 समथिंग इसका आंसर आता है, एक बार देख लेना सॉल्व करके, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर at a 150 kPa and 323 Kelvin is filled in a rigid vessel. रिजिड वेसल मतलब वॉल्यूम में चेंज जीरो होगा उसके, ऑफ 0.05 मीटर क्यूबिक मीटर कैपेसिटी फॉर एयर एज्यूम एज एन आइडियल गैस, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस मच, CV दे रखा है, और स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट दैट इज R दे रखा है। नेग्लेक्ट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इफ 30 किलो जूल ऑफ हीट इज एडेड दैट इज Qn, देन द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। एयर रखी है इंसुलेटेड वेसल में, उसमें एनर्जी ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। रिजिड है तो कोई वर्क होगा नहीं, सो अप्लाइंग एनर्जी बैलेंस दैट इज E in माइनस E आउट इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है। तो E out is equal to 0, E in is nothing but equal to Q in, and it is an ideal gas, so क्या बोलते हैं उसको, internal energy change can be written as mass CV T2 minus T1, ठीक है। So we need to calculate final temperature, heat transfer is known to us 30 किलोजूल, मास नहीं पता हमें तो कैसे निकालेंगे, P पता है हमें, T पता है, V पता है, तो PV is equal to MRT, ठीक है। तो T पता है, R भी पता है, V भी पता है, P भी पता है, तो यहाँ से हमें M मिल जाएगा। CV तो दे रखा है उन्होंने, ठीक है, किलोजूल पर केजी केल्विन में दिया है, तो यहाँ से हमारा मास केजी में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, किलोजूल पर केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस हमारा केल्विन में आएगा, तो दोनों साइड किलोजूल किलोजूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किलोजूल में ही रखनी है हीट, अदरवाइज अगर आप इसको जूल में रख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको जूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है यूनिट का, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 18 T2 इज कमिंग आउट एज 838 से लेके 884 तक इसकी रेंज है, ठीक है। इसके बीच में आपका आंसर आ जाएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, superheated steam at 2 bar and 300 degree Celsius with an enthalpy this much enter a horizontal adiabatic nozzle with a negligible velocity, ठीक है। तो V1 क्या दे रखा है 0, सो दिस इज H1 स्टेट 1, ठीक है।
and leaves as a saturated vapor with an enthalpy, so it is nothing but H2, assuming steady flow and neglecting potential energy changes. Exit velocity पूछी है उन्होंने. तो सिंपल है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के एप्लीकेशन, दैट इज स्टेडी फ्लो के लिए E डॉट इन इज इक्वल टू E डॉट आउट एंड ऑल्सो M डॉट इन इज इक्वल टू M डॉट आउट. सिंगल इंडेड आउटलेट है तो मास मतलब जो अंदर आएगा वही बाहर जाएगा, सो इट इज M डॉट आउट M डॉट इन E इन इज इक्वल टू M डॉट आउट E आउट. ठीक है, M डॉट इन M डॉट आउट बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्पेसिफिक एनर्जी जितनी अंदर आ रही है उतनी स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी बाहर जाएगी. ठीक है, सो बस हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक एनर्जी लिखते कैसे है फॉर फ्लो प्रोसेस, देन क्वेश्चन इज ओवर. सो इसको कैसे लिखते हैं हम, दैट इज H इन मतलब H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ1 बाय 1000 is equal to H2 plus V2 square by 2000 plus GZ2 by 1000. ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस है वो नेग्लेक्ट करना है, तो दिस विल वैनिश. V1 0 है तो ये कट गया, H1 पता है हमें, H2 पता है, V2 निकालना है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 19 का 961 से 962 तक रेंज दे रखी है उन्होंने इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यूनिट कुछ नहीं है, आपको H1 किलो जूल पर केजी में पुट करना है, बिकॉज हमने इसको भी किलो जूल पर केजी में ला दिया है, मतलब 2000 से डिवाइड करके काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को. तो आपको H2 क्या करना है किलो जूल पर केजी में पुट करना है, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ है नहीं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. गिवन अ मास ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सब्सटेंस अंडरगोज अ रिवर्सिबल साइकिल एज शोन इन द फिगर. ठीक है, इन अ पीवी डायग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ नेटवर्क डन इज दिस मच. तो नेटवर्क डन जितना हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है उन्होंने 3 किलो जूल. तो द प्रेशर एट पॉइंट सी पर क्या प्रेशर होगा वो पूछ रहा है. तो मैग्नीट्यूड दे रखा है उन्होंने 3 किलो जूल, तो हमें पता करना है कि ये वर्क आउटपुट है या वर्क इनपुट है. तो कैसे पता करेंगे, ये साइकिल क्या है क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज साइकिल जो होती है वो क्या होती है हमेशा वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल. सो दिस इज नथिंग बट वर्क आउटपुट. ठीक है, क्लियर है. तो हमें नेटवर्क आउटपुट के लिए सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, एक मिनट. ठीक है, तो पॉइंट सी पर प्रेशर निकालना है, तो हमें एक बार पता चल गया कि ये वर्क आउटपुट है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये पीवी प्लॉट पे ये जो 20 मतलब पीवी प्लॉट में वॉल्यूम के अंडर जो एरिया प्रोजेक्ट करते हैं. ठीक है, और गिवन मास ऑफ सिंपल कंप्रेसिबल सब्सटेंस बोला है, मतलब क्लोज सिस्टम है, तो जो वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया प्रोजेक्ट करेंगे वो हमें क्या देगा, वर्क डन देगा. सो दिस विल बी, और ये कंप्रेशन है तो ये क्या होगा वर्क इनपुट, तो WBC विल बी निगेटिव, जो भी आएगा निगेटिव ऑफ एरिया, ये जो एरिया है दैट इज हाफ ऑफ क्या बोलेंगे हम इसे, PC प्लस PB इज नथिंग बट 1 बार मतलब 100 किलो पास्कल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये जो भी आएगा डेल्टा V. ठीक है, ये WBC हो गया, एंड ये वाला जो एरिया है A से B क्या हो रहा है एक्सपांशन. ठीक है, तो WAB विल बी इक्वल टू हाफ 10 प्लस 1 इंटू 100 इंटू डेल्टा V. ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज WBC प्लस WAB, इट विल बी इक्वल टू W नेट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने WAB पॉजिटिव लिया बिकॉज हमने वर्क आउटपुट को पॉजिटिव माना है, और WBC नेगेटिव लिया क्योंकि हमने वर्क इनपुट को नेगेटिव माना है. तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम. ठीक है, और W नेट के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा PC के लिए फॉर 20 इट इज जो 5.6 से लेके 6.1 तक इन बार. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. ये 100 क्यों लिया, बिकॉज हमने इसको किलो पास्कल में कर दिया, ये बार में ही है. ठीक है, ये 10 बार है, इसको 100 मतलब ये 10 प्लस 1 बार में था. ठीक है, तो ये बार को हटाने के लिए हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये किलो पास्कल में हो जाए, और ये जो अंदर है वो भी किस में रहेगा, बार में रहेगा, बिकॉज ये 1 भी किस में है, बार में है. बाद में इसको हमने बाहर 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये किलो पास्कल में हो जाए. ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. 1 किलो मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एंड 10 बार, सो इट इज T1 एंड P1
इज रिवर्सिबली हीटेड इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो 1 से 2 जो है V इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस, ठीक है, एंड देन इट इज रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एक्सपांडेड टू 2 बार। सो 2 से 3 इज T इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस। टेक द CV एंड R एज दिस मच, देन टोटल हीट सप्लाइड टू द गैस। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट में क्या होता है, E in माइनस E आउट इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है। तो का क्या हो जाएगा, एनर्जी अंदर किसके फॉर्म में आ रही है, हीट के फॉर्म में आ रही है मान रहे हैं हम, और V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो कोई वर्क होगा नहीं, तो इट विल बी इक्वल टू 0 एंड U2 माइनस U1 इज इक्वल टू, सॉरी, U2 माइनस U1 को कैसे लिख सकते हैं हम, N CV बार T2 माइनस T1 मोलर बेसिस पे, ठीक है। तो N इज 1 किलो मोल, CV इज 20.8 किलो जूल पर किलो मोल एंड इट इज T2 माइनस T1, तो क्या आ जाएगा, T2 इज नथिंग बट 500, इट इज 300, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आपका Q इन आ जाएगा फ्रॉम फॉर द प्रोसेस 1 से 2। तो Q इन आ गया आपका फॉर 1 to 2। देन 2 से 3 के लिए क्या होता है, वी नो दैट E in माइनस E आउट इज इक्वल टू U2 माइनस U1, और सॉरी U3 माइनस U2, ठीक है। तो U3 माइनस U2 इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज फॉर आइडियल गैस U3 minus U2 is equal to CV T3 minus T2 and T3 is equal to T2 for isothermal process, that's why it is equal to 0. तो E in is equal to E out, ठीक है। तो एनर्जी अंदर किसके फॉर्म में आ रही है, हीट के, बाहर किसके फॉर्म में जा रही है, वर्क के। तो क्या हो जाएगा, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है 2 से 3 में, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क आउटपुट, एंड वर्क आउटपुट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं हम, इट इज P2 V2 ln, क्या बोलेंगे हम इसको, V3 बाई V2, ठीक है। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज N R R बार T2 ln V3 बाय V2, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और इस वॉल्यूम को प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 से 3 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है ना, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दैट इज P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, ठीक है। तो V3 बाई V2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, दैट इज NR T2 ln P2 बाई P3, ठीक है। तो P2 इज नोन टू अस, दैट इज, कितना बोलते हैं उसको, P2 नहीं पता है हमें, तो P2 निकालना है, P3 नोन है 2 बार, ठीक है। और पहली वाली जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम 1 से 2 पे, ठीक है। तो वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे हम, दैट इज P V1 इज इक्वल टू N R T1, P2 V2 इज इक्वल टू N R T2, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, वाई, बिकॉज V1 V2 सेम है, तो P2 आ जाएगा हमारा, P1 है हमारा 10, T2 इज 5, इट इज 3, तो इट इज 50/3, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर P2। तो जब P2 आ गया हमारा, तो P3 पता है हमें, यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो हमारा Q3 आ जाएगा। सो नेट हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट Q1 से 2 प्लस Q2 से 3, ठीक है। तो दोनों में हीट इनपुट हो रहा है, आपको मतलब आपका आंसर भी पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब जो माना है उसके मतलब वही सही है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आपने एज्यूम कर रखा था कि हीट इनपुट हो रहा है, ठीक है। और ये जो सॉल्व करेंगे आप, उससे क्या दिखेगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सच में हीट इनपुट ही हो रहा है, मतलब आपका अजम्पशन और जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम है, मतलब हीट इनपुट ही हो रहा है दोनों प्रोसेस में। तो दोनों जो रिजल्ट आएंगे उनको ऐड करना है। और क्वेश्चन नंबर 21, आई थिंक इट इज इन द रेंज ऑफ 12950 से लेके 13123 13,000 तक, दिस इज द रेंज। देन कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, a rigid container is completely filled with a liquid having an isothermal compressibility.
तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इट इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। सो लेट मी रिप्रेजेंट इट विद अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू dv बाय v अपॉन dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो इट इज नथिंग बट आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और एंड अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, सो इट इज बीटा से, तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है हमारा, मतलब अल्फा दे रखा है ये और बीटा दे रखा है, और लिक्विड इनिशियली 300 केल्विन और 1 बार पे है, और हीट सप्लाई किया कब तक, जब तक टेम्परेचर उसका 350 नहीं हो जाता, ठीक है। एज्यूमिंग कोई फेस चेंज नहीं हो रहा, क्यों ये दे रखा है, बिकॉज अगर फेस चेंज होगा तो dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, dt जीरो हो जाएगा तो बीटा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला है कि फेस चेंज नहीं हो रहा है कोई, एंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज, फाइनल प्रेशर निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम, dv बाई v को रिप्लेस करेंगे बीटा इंटू dt से, तो अल्फा इज इक्वल टू dv बाई डी, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे हम बीटा इंटू dt अपॉन dp, ठीक है। देन dp will be equal to beta by alpha to dt, and dp is nothing but p2 minus p1 beta by alpha, and it is t2 minus t1. So after solving for question number 22, it is 513 से 517, इस रेंज में आपका आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो that's how you have to solve these questions, and thanks for watching.